नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। क्या बालेन शाह वो चेहरा है जो नेपाल में अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? चुनाव परिणाम के जरिए अब ये रास्ता साफ होने जा रहा है। ऐसे बालेन शाह के नाम से अपरिचित होंगे, क्योंकि बालेन शाह अचानक से उभरे हुए कोई नया नाम नहीं है, बल्कि नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान ये चेहरा, ये नाम सुर्खियों में आ गया था। अचानक से सुर्खियों में इसलिए आया था क्योंकि जेनजी आंदोलन को बहुत हद तक शांत करने में बालेन शाह की बहुत बड़ी भूमिका थी। और तभी ये रूपरेखा, इसकी बुनियाद पड़ चुकी थी कि बालेन शाह ही नेपाल के भविष्य है। युवा नेपाल को यही कंट्रोल कर सकते हैं, यही लोगों की भावनाओं को शांत कर सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे राजनेताओं से युवाओं में इस कदर नाराजगी थी कि वो सड़कों पर उतर गए। पहले तो उनके बारे में यह दावा किया गया कि नहीं नहीं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि सोशल मीडिया को बैन किया गया है, इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन जिस तरीके से दुनिया ने उनका गुस्सा देखा, जैसे नेपाल में तख्ता पलट हुआ, उस दिन यह तय हो गया था कि अब रूढ़िवादी राजनीति, पारंपरिक राजनीति नेपाल में नहीं चलने वाली है। नेपाल में जो होगा वो युवाओं की मर्जी से होगा। और यही वजह है कि नेपाल में चुनाव परिणाम के रुझान से यह साफ होते दिख रहा है कि पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं किया है नेपाल की जनता ने। वो बालेन शाह को चुन रही है वहां के प्रधानमंत्री के लिए। अब बालेन शाह की खूबी क्या है वो जरा आप एक एक करके समझ लीजिए, वो जरा जान लीजिए। मैं पहले भी आपके सामने कह चुकी हूं कि अगर आपने जेनजी आंदोलन को बहुत गौर से देखा हो, बहुत ध्यान दिया हो उस वक्त, तो आपको बालेन शाह की काबिलियत का अंदाजा हो गया हो। क्योंकि जो युवा सड़कों पर इतना गुस्से में थे, जैसे ही बालेन शाह का नाम आता है उनका गुस्सा बहुत हद तक ठंडा हो जाता है। तो बालेन शाह पहले अपने कॉलेज के दिनों में, अपने स्कूल के दिनों में रैपर, मतलब वहां के लिहाज से वो फेमस रैपर है नेपाल के। लेकिन बाद के दिनों में उनकी दिलचस्पी राजनीति में बढ़ी। उनका मन हुआ कि वो राजनीति में दखल दें, और इसके लिए उन्होंने काठमांडू का मेयर का चुनाव लड़ा और मेयर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और जब नेपाल में जेनजी सड़कों पर उतरे, जब नेपाल में लोगों के बीच बहुत गुस्सा दिखा, तो सड़कों पर उतरकर बालेन शाह ने ही लोगों का गुस्सा शांत किया, खासकर युवाओं का गुस्सा शांत किया। और उसी वक्त सबका ध्यान उन्होंने खींचा और माना जाने लगा, हालांकि युवा तो उसी वक्त चाहते थे कि बालेन शाह ही जिम्मेदारी निभाए केपी ओली के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उस दिन इसकी बुनियाद जरूर पड़ गई थी। इसकी पटकथा उसी दिन लिखी जा चुकी थी कि अब नेपाल का अगला भविष्य बालेन शाह ही होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग बालेन शाह को पसंद कर रहे हैं। लेकिन वहां पे वोट देने का पैटर्न क्या है, इतना वक्त क्यों लग रहा है, अभी भी मैं आपके सामने कह रही हूँ कि रुझान आ रहा है। क्योंकि जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं नेपाल के, वहां से सारा ये प्रोसेस होने में बहुत समय लगता है, मतलब काउंटिंग होने में। ये भारत नहीं है कि एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक में रिजल्ट क्लियर। शाम का भी, भारत में तो शाम तक का भी इंतजार नहीं करना होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर किसी राज्य का विधानसभा का चुनाव, या 5 राज्यों में या 10 राज्यों में, जितने भी राज्यों में चुनाव हो, एक दिन में क्लियर हो जाना है, या बहुत हद तक हम ये गुंजाइश देखते हैं कि शाम तक क्लियर हो जाना है। लेकिन नेपाल में वक्त लगता है, कई बार 2-2 हफ्ते तक वक्त लगता है। और यही वजह है कि इस बार भी वक्त लग रहा है। लेकिन जो मैं आपके सामने दावा कर रही हूँ वो रुझान के आधार पर दावा कर रही हूँ कि रुझान ये संकेत दे रहे हैं कि बालेन शाह ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जितने भी वहां के पारंपरिक चेहरे रहे हैं, जिनका भी राजनीति से ताल्लुक रहा है, जिन्होंने बेशुमार संपत्ति अर्जित की है, जिनके खिलाफ लोगों के मन में बहुत गुस्सा था, जिनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, केपी ओली को जो देखना नहीं चाहते थे, उन्होंने वाकई इस चुनाव में भी भरोसा उन पे नहीं किया है। केपी ओली हालांकि इस बार भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां की पब्लिक ने उनके ऊपर भरोसा नहीं जताया है। बालेन शाह, हालांकि बालेन शाह ने इस वक्त जो वहां की मीडिया का, नेपाल मीडिया का दावा है, उनका कहना यह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया कर्मियों से दूरी बनाए रखी। हालांकि उनके जहन में कहीं ना कहीं डर होगा, और ये भारत में भी होता है कि मीडिया कर्मियों से मैं बात करूंगा, परसेप्शन खराब होगा, हो सकता है कोई ऐसा स्टेटमेंट आए जिसको तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया जाए जिससे कि पब्लिक, वहां के युवा मुझ पे भरोसा नहीं करे। तो बालेन शाह ने इस पूरे चुनाव के दौरान, इनफैक्ट कि अभी तक भी वो मीडिया कर्मियों से बात नहीं कर रहे हैं। उनका मूवमेंट लोग देख रहे हैं मीडिया कर्मियों के जरिए, नेपाल मीडिया के जरिए दुनिया तक खबरें पहुंच रही है, लेकिन बालेन शाह ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि शायद चुनाव परिणाम सामने आ जाए, या फिर वो सीधे प्रधानमंत्री के लिए शपथ ले लें और उसके बाद वो मीडिया कर्मियों से बात करें। लेकिन 35 साल का युवा क्या नेपाल को संभाल पाएगा? क्या नेपाल के सामने जो चुनौतियां है, जो मौजूदा वक्त में चीन के साथ उसका झुकाव है,
भारत के साथ नेपाल के रिश्ते पहले जैसे नहीं है, इन सारी बातों को संभाल लेगा? ये सवाल सबके जहन में उठ रहा होगा और जाहिर सी बात है कि भारत की विदेश नीति पे नजर रखने वाले भी इस सवाल को इस तरीके से सोच भी रहे होंगे कि बालेन शाह के आने से क्या कुछ बदल जाना है। आप देखिए कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं वहां पे सत्ता परिवर्तन धीरे धीरे होते जा रहा है। बांग्लादेश में हो चुका है और उसके बाद दूसरा जो देश है वो नेपाल है, और ये दोनों वो देश हैं जहां पे तख्ता पलट हुआ। केपी ओली वहां से हटाए गए, लोगों में इतना गुस्सा, सड़कों पे तोड़फोड़, आगजनी, मतलब पूरे नेपाल को चलाया गया। आप ये कह सकते हैं वो गुस्सा शांत होने में बहुत वक्त लग गया। और ठीक ऐसी ही नौबत, ऐसी स्थिति हमने बांग्लादेश में देखी। बांग्लादेश में भी हमने यही देखा कि युवा वहां सड़कों पर उतरे। शेख हसीना के खिलाफ बहुत नाराजगी थी और इस हद तक नाराजगी थी कि अगर शेख हसीना 1 से 2 दिन और उस वक्त आंदोलन के दौरान रुक जाती बांग्लादेश में तो फिर उनकी जान जाती। इस बात की आशंका उन्होंने बहुत पहले भी जाहिर कर दी थी, लेकिन भारत ने उन्हें शरण दिया। फिलहाल भारत में वो शरणार्थी बन के हैं। बांग्लादेश ने इस बीच बहुत बार कोशिश की है कि शेख हसीना लौट जाए, लेकिन बांग्लादेश के नाजुक हालात को देखते हुए, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए और अपने लिए, मतलब शेख हसीना ने खुद के लिए जो नाराजगी देखी है, उसके बाद उन्होंने ये तय किया है कि वो बांग्लादेश किसी भी सूरत में मौजूदा वक्त में नहीं लौटेंगी। नई सरकार के गठन के बाद भी वो नहीं लौटेंगी। इन दो देशों का जिक्र मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जहां के युवा बहुत नाराज थे, जो सड़कों पर युवा उतरे, तख्ता पलट के लिए उतरे। जो मौजूदा वहां की सरकारें थी, चाहे शेख हसीना हो, केपी ओली हो, उनको लेकर बहुत गुस्सा था, बहुत नाराजगी थी और इसीलिए लगातार इन दोनों ही देशों में तख्ता पलट की भी कोशिश की गई और उसके बाद खूब तोड़फोड़, खूब आगजनी, हालांकि भारत में भी इसे दिखाने की कोशिश हुई। और ये जेंजी शब्द का इस्तेमाल करना बांग्लादेश और नेपाल के खासकर आंदोलन के बाद भारत में राहुल गांधी ने सबसे पहले ट्वीट किया और जेंजी शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब उन्हें लगा कि हाँ, भारत में भी ये प्रयोग हो सकता है, लेकिन नहीं। भारत नेपाल या बांग्लादेश की तुलना में बहुत सशक्त, बहुत मजबूत देश है। हमारी सेना, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे राज्यों के पुलिसकर्मी, केंद्र शासित पुलिसकर्मी, ये सभी देश को कंट्रोल में रख के चलने वाले हैं। तो किसी को अगर ये ख्वाब दिख रहा है कि बांग्लादेश जैसी या नेपाल जैसी स्थिति भारत में हो सकती है, तो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं फोकस कर रही थी नेपाल को लेकर कि बालेन शाह क्यों सबकी पसंद बने हुए, क्योंकि वहां युवाओं ने जो पारंपरिक राजनीति देखी और जो राजनेताओं की अय्याशी देखी है, जो ऐशो आराम की जिंदगी देखी है, उससे वो खफा है। और उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा गैप है कि एक तरफ नेपाल में जितने भी पुराने लीडर्स हैं वो भ्रष्टाचार में अकंड डूबे हुए हैं, तो युवा नेतृत्व चाहिए और युवा नेतृत्व के खांचे में फिट बैठते हैं बालेन शाह, और इसीलिए नेपाल ने उन पर भरोसा किया है। जैसे ही चुनाव परिणाम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बालेन शाह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे और नेपाल की जिम्मेदारी एक युवा जो महज 35 साल का है, जिसके पास राजनीतिक तजुर्बा सिर्फ और सिर्फ मेयर भर का है, वो काठमांडू के मेयर रह चुके हैं और इसके बाद अब राजनीति में इतना बड़ा पद उन्हें मिलने जा रहा है, नेपाल का भरोसा मिलने जा रहा है। लेकिन फिर मैं फोकस करूंगी कि नेपाल में ये बदलाव होने के बाद, बालेन शाह को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद भारत के साथ कैसे संबंध रहेंगे, चीन के साथ जो पहले के नेताओं का झुकाव रहा है और जो भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये संबंध क्या पहले जैसा नेपाल और भारत का हो जाएगा, जैसे कि हम बांग्लादेश के साथ कोशिश करें कि शेख हसीना के वक्त में, खालिदा जिया के वक्त में जो हमारा रिश्ता था वैसा ही हो जाए। इस बात की कितनी गुंजाइश है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आप दर्शकों के जहन में कोई कमेंट है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं कि नेपाल में इस बदलाव के बाद क्या होने जा रहा है, भारत की विदेश नीति क्या कहती है, नेपाल के साथ क्या हमारा पुराना संबंध वैसे स्थापित हो पाएगा जैसे पहले था, या वो चीन के साथ ही उसका झुकाव रहेगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। फिलहाल आप यूट्यूब पे हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पे हैं तो मुझे आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब फैमिली का मेरे हिस्सा बन सकते हैं।